हेलो फ्रेंड्स, दिस इज द सी एस कर्नियर। कैसे आप लोग? होप सो आप लोग अच्छा होंगे। मैं भी यहाँ पे अच्छा हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग फाइनल अकाउंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फाइनल अकाउंट कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग ने बहुत सारे एडजस्टमेंट का डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक। और जितना भी एडजस्टमेंट का डिस्कशन किए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जितना भी मैंने प्रीवियस में 5 से 6 लेक्चर का जो डिस्कशन किया हूँ एडजस्टमेंट का, पहले वो देखें, उसके बाद ही आप इसको देखें, ठीक। क्योंकि ये कोरिलेट जो मैं यहाँ पे जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो प्रीवियस क्लास से कोरिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो डिस्कशन करूँगा वो पहले तो डिस्कशन करूँगा लॉस ऑफ गुड्स बाई फायर थेफ्ट, जो भी है ना। लॉस ऑफ गुड्स का डिस्कशन करूँगा। अगर गुड्स लॉस होता है तो क्या होगा, अगर इस गुड्स पे इंश्योरेंस करवा रखा है, अगर इस गुड्स पे इंश्योरेंस करवा रखा है तो क्या होगा, है ना। फिर लास्ट में डिस्कशन करेंगे कि गुड्स अगर आपने परचेज किया है, गुड्स आपने अगर परचेज, कंपनी ने गुड्स परचेज किया है और वो गुड्स को सेल नहीं करता, फिर भी उसका गुड्स उसके पास से चला जाता है, मतलब अगर सेल्स कर रहा है तो वो तो क्या होगा, कस्टमर के पास जाएगा और कस्टमर से उसका कुछ ना कुछ इनकम आएगा, ठीक। लेकिन अगर गुड्स वो उसके पास से जा रहा है, जैसे कैसे जा रहा है, मान लेते उसने चैरिटी कर दिया, मान लेते उसने डोनेशन दे दिया, मान लेते उसने फ्री सैंपल में बांट दिया, है ना, फ्री सैंपल में बांट दिया। मान लेते हैं गुड्स लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, है ना, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया। तो ये सब के केस में अगर गुड्स उसके पास से जा रहा है तो हम क्या एंट्री करेंगे और फाइनल अकाउंट्स में क्या इम्पैक्ट आएगा, ये सब चीज़ हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो चलो एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉस ऑफ गुड्स। चाहे गुड्स लॉस हुआ हो फायर से, चाहे गुड्स लॉस हुआ हो थेफ्ट से, दोनों का एडजस्टमेंट जो होगा वो एक ही होगा। चलो इस पर हम एक क्वेश्चन ड्राफ्ट करते हैं। लेट से मान लेते हैं एक आपका क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ठीक। 31/3/2024 को ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। 31/3/2024 का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ये डेबिट बैलेंस है और ये क्रेडिट बैलेंस है, क्लियर। परचेज दिया हुआ है 82,000 का और IGST दिया हुआ है 7,000 का। तो ये IGST मेरा डेबिट है, इसका मतलब मेरे लिए एसेट्स है, मतलब ये इनपुट IGST है, क्लियर। ये मेरा क्या है, इनपुट IGST। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है कि फायर अकर्ड ऑन 25 मार्च 2024 एंड स्टॉक वैल्यू ₹6,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फायर आग लग गया 25/3/2024 को और 6,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक। दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, गुड्स लॉस बाय फायर ₹6,000 was purchased by paying IGST at the rate 18%। एंड तीसरा इन्फॉर्मेशन दिया है कि गुड्स आर इंश्योर्ड, गुड्स क्या था, इंश्योर्ड है, गुड्स वाज इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ₹4,000, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि ट्रायल बैलेंस में आपका परचेज दिया हुआ है, IGST दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, IGST दिया हुआ है, एसेट्स है 7,000 का, फायर अकर्ड हुआ 25/3/2024 को और 6,000 का जो गुड्स था, वैल्यू था 6,000 का, वैल्यू का स्टॉक वो क्या हो गया, जल गया। फिर कह रहे हैं गुड्स जो लॉस हुआ तो वो जो हमने परचेज किया था वो GST IGST पे करके परचेज किया था, और गुड्स क्या था, इंश्योर्ड था, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी ने 4,000 का गुड्स को 4,000 का क्लेम एडमिटेड किया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका एंट्री क्या होगा। तो एंट्री क्या होगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। कितना गुड्स जल गया, 6,000 का गुड्स जल गया, और आपने ये गुड्स परचेज किया था क्या, GST पे करके, IGST पे करके। तो जब गुड्स लॉस बाय फायर हुआ तो इसका जो GST आएगा, है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, रिवर्सल करेंगे। और इसका कॉन्सेप्ट मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर चुका हूँ, तो पहले आप जाकर रिवर्सल ऑफ द GST देखें, उसके बाद ही आप यहाँ पे देखें। तो जब गुड्स को रिवर्सल करेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनपुट IGST कितना
6000 का 18% करेंगे तो 10 कितना आ रहा है 1080। तो ये कितना आएगा 7080। ठीक, आप यहाँ पे नरेशन लिख लेंगे, बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर। ठीक है, दूसरा एंट्री व्हेन क्लेम एडमिटेड। एंट्री क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। एडमिटेड कितना हुआ 4000, मेरा लॉस कितना हुआ था 7080। तो मेरे लिए प्रॉफिट या लॉस ऑन गुड्स लॉस बाय फायर ऑन डेबिट कितना 3080। ठीक, तो ये दोनों जर्नल एंट्री बनेगा। अब हम इसको फाइनल अकाउंट में कैसे शो करेंगे। फाइनल अकाउंट में कैसे शो करेंगे, तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ लिखेंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले जो आपका परचेज होगा है ना, परचेज आपका कितना 82,000, इसमें सबसे पहले माइनस करेंगे लॉस बाय फायर, जितना आपका गुड्स लॉस हुआ। तो कितना का लॉस हुआ था, तो आप जाके देखिए ऊपर 6000 का लॉस हुआ है, देख लो गुड्स लॉस हुआ है कितना 6000 का गुड्स लॉस हुआ है। यहाँ से माइनस करेंगे 6000, तो ये कितना आएगा 82,000 माइनस 6000 इक्वल टू 70,000। दूसरा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ पे शो करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे टू लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर कितना लॉस बाय फायर हुआ है, तो लॉस बाय फायर हुआ है आपका जो लॉस हुआ है वो 3080 का हुआ है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3080। देखो आपका लॉस तो हुआ था कितना, लॉस हुआ था आपका टोटल बात करें तो 7080, बट उसमें से 4000 इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो मेरे लिए लॉस कितना 3080। क्लियर है। एंड बैलेंस शीट में कहाँ पे क्या शो होगा, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले तो हम लोग शो करेंगे इंश्योरेंस क्लेम 4000 रुपये का, जो मैंने एंट्री बनाया था देख लो, इंश्योरेंस क्लेम 4000 का। फिर हम लोग शो करेंगे IGST कितना था 7000, इसमें से मैंने रिवर्सल किया है IGST का कितना 1080 का, तो मेरा कितना आएगा 7000 माइनस 1080 इक्वल टू 5929। ठीक, तो ये सब जगह पे क्या क्या इम्पैक्ट आया इस पॉइंट से, तो मैंने आपको डिस्कस किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो चीज़ का डिस्कशन कर लिया, एक तो गुड्स लॉस हुआ और अगर इंश्योरेंस किया हुआ है तो क्या होगा। देखो यहाँ पे पार्सली इंश्योरेंस था, ठीक है ना, यहाँ पे 7800 में 7080 है ना, 7080 में 4000 का इंश्योरेंस किया था। मान लेते अगर फुल इंश्योरेंस होता, 7080 का मतलब फुल्ली इंश्योरेंस होता, फुल्ली अगर यहाँ पे एक्सेप्ट होता, तो यहाँ पे आंसर कितना था 7080। ठीक, ये फिर मेरा लॉस नहीं आता, तो इसमें चेंजेस क्या हो जाता, यह आप यहाँ पे नहीं लिख। गुड्स परचेज फॉर अदर दैन सेल। जैसे एग्जांपल फ्री सैंपल में बांट दिया गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो अगर गुड्स फ्री सैंपल में बांट दिया, ठीक, तो एंट्री क्या करेंगे, जब गुड्स परचेज करते हैं व्हेन गुड्स परचेज, तो एंट्री क्या करते हैं, तो आप करते हैं गुड्स जब परचेज करते हैं तो आपके पास गुड्स आता है, तो एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू, या तो कैश में खरीदा होगा या क्रेडिट में खरीदा होगा, तो क्रेडिट के लिए क्रेडिटर यूज़ करेंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट। ठीक, जब आप इस गुड्स को फ्री सैंपल में बांट देते हैं, देन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, इस सिचुएशन में एंट्री क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट या फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। मैंने यहाँ परचेज को क्रेडिट क्यों किया, क्या है कि अदर दैन सेल है, मैंने सेल्स नहीं किया। देखो अगर मैं सेल्स करता तो यहाँ पे सेल्स लिखता, लेकिन मैंने सेल्स नहीं किया, मेरा गुड्स जा रहा है, तो इस सिचुएशन में हम यहाँ पे परचेज लिखेंगे। तो इस सिचुएशन में मेरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले तो हम जो भी मेरा परचेज होगा, परचेज जो अमाउंट होगा उसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्री सैंपल
ठीक है। जितना भी मैंने फ्री सैंपल से मान लेते हैं 1 लाख का गुड्स था, उसमें से 6000 का मैंने फ्री सैंपल में बांट दिया, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे 94,000 और दूसरा लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पे एक्सपेंस के साइड में एडवर्टीजमेंट या फ्री सैंपल। होप सो क्लियर है। कितना का बांट दिया था 6000 का, तो यहाँ पे हम लोग 6000 लेंगे। तो ये सब जो एंट्री मैंने यहाँ पे बताया, ये सारा ये चीज़ अगर हो रहा है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, दूसरा आपने गुड्स को चैरिटी में बांट दिया, अगर आपने गुड्स को डोनेशन में दे दिया, ठीक, अगर आपका गुड्स लॉस बाय फायर हो गया, ठीक, अगर आपका गुड्स लॉस बाय थेफ्ट हो गया, इस सारे केस में वही चीज़ होगा, सारे केस में वही चीज़ होगा जो मैंने ऊपर डिस्कशन किया है। और इस पे जीएसटी अगर इंक्लूड है तो जीएसटी का भी मैंने डिस्कशन कर चुका है, क्योंकि जीएसटी क्या होगा, रिवर्सल होगा, और इसका मैंने डिटेल डिस्कशन प्रीवियस क्लास में किया है। होप सो आपको क्लियर है, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ फ्रीली आस्क, एक बार आप ज़रूर देखें इसको। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बोल सकते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजर कमीशन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, मैनेजर कमीशन, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं कि सर मैनेजर को कमीशन कैसे दिया जाता है। क्या मैनेजर को कमीशन एक रेगुलरली सैलरी के रूप में दिया जाता है ना, रेगुलरली सैलरी के रूप में दिया जाता है। क्या मैनेजर को कमीशन सेल्स के रूप में दिया जाता है, सेल्स पे कमीशन दिया जाता है। क्या मैनेजर को कमीशन नेट प्रॉफिट पे दिया जाता है। क्या मैनेजर का कमीशन ग्रॉस प्रॉफिट पे दिया जाता है, ठीक है ना। देखो, देने का तो कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है ना, सेल्स पे कितना परसेंट, नेट प्रॉफिट पे कितना परसेंट, ग्रॉस प्रॉफिट पे कितना परसेंट, बट जनरली मैं जनरली की बात कर रहा हूँ। आपके जो क्वेश्चन में दिया होगा वो जो मैनेजर को जो कमीशन दिया जाएगा, है ना, मैनेजर को जो कमीशन दिया जाएगा वो दिया जाएगा नेट प्रॉफिट पे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि सर मैनेजर का कमीशन कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है। मैनेजर का कमीशन कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है, और यहाँ पे जो इसको कमीशन दिया जा रहा है वो नेट प्रॉफिट पे दिया जा रहा है। तो सर आप पहले ये बताइए कि मैं नेट प्रॉफिट कैसे निकाल पाऊंगा विदाउट कमीशंस का, और जो कमीशंस निकालना वो नेट प्रॉफिट पे निकालना है। तो इस सिचुएशंस में हमको एक कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ता है, वही कॉन्सेप्ट का हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो जनरली तो एक कॉन्सेप्ट क्या है कि जनरली फार्मूला रट लो, है ना, फार्मूला रट लो। ये फार्मूला क्या होता है, तो अगर मैं मैनेजर कमीशन की बात करूँ, मैनेजर कमीशंस की बात करूँ, तो मैनेजर को कमीशन दो तरीके से दिया जाता है। एक तो मैनेजर कमीशन जो दिया जाता है वो दिया जाता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, नेट प्रॉफिट पे। मैनेजर का कमीशन किस पे दिया जाता है, नेट प्रॉफिट पे दिया जाता है। किस पे दिया जाता है, नेट प्रॉफिट पे, बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। मैनेजर को जो कमीशन दिया जाता है नेट प्रॉफिट पे वो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन दिया जाता है। दूसरा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब दो तरीके से दिया जाता है। जो मैनेजर को कमीशन दिया जाता है वो नेट प्रॉफिट पे दिया जाता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर मैं इसका फॉर्मूला की बात करूं तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, बिफोर चार्जिंग में जितना भी कमीशन देना है तो कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट, है ना। कमीशन इक्वल टू मैनेजर कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट इंटू रेट मान लेते 10% कमीशन है तो 10% डिवाइड बाई 100। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यही, अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन देना उसको नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन देना है तो मैनेजर कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइड बाई 100 प्लस रेट डिवाइड बाई 100 प्लस रेट। तो आप तो सिंपल ये फॉर्मूला रट लो, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको डिटेल में डिस्कशन कर देता हूँ कि क्या हम नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन में हम ये क्यों ले रहे हैं, आफ्टर चार्जिंग कमीशन ऐसा क्यों ले रहे हैं, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ वो थोड़ा सा मैं डिस्कशन करता हूँ। तो फॉर्मूला डिस्क्राइब करते हैं कौन सा, नेट कमीशन जो दे रहे हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ वो हम लोग सीखते हैं, ठीक। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, लेट से मान लेते हैं ये मेरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो जीपी आया था वो जीपी आया था 16,800, लेट से मान लेते हैं 16,800, ठीक।
तो ये जीपी ट्रांसफर होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो लेट से यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहे हैं जहाँ पे जीपी मैंने ट्रांसफर कर दिया 16,800। लेट से आपने कुछ आपका जो ट्रायल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट है उसमें कुछ एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जैसे मान लेते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस 5,000, डिप्रिसिएशन 2,400, ठीक। बट मुझे ना तो नेट प्रॉफिट पता है कितना है और ना ही मैनेजर का कमीशन पता है, मैनेजर कमीशन। और जो मैनेजर को कमीशन दिया जाएगा वो दिया जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन एट द रेट मान लेते हैं 5%, ठीक। 5% मुझे कमीशन देना है। अब ना तो ये मुझे पता है और ना ही मैनेजर कमीशन, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। तो ये कैसे निकालें, है ना, तभी तो ये निकलेगा ना। तो इसका निकालने का तरीका क्या है ना, इसका निकालने का तरीका आपको पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 16,800। तो जब ये 16,800 है तो ये तो आपको पता है कि ये भी क्या होगा 16,800। तो इस सिचुएशन में फॉर्मूला मैं ड्राइव कर सकता हूँ। फॉर्मूला क्या ड्राइव कर सकता हूँ कि आपने एक्सपेंसेस कितना किया, तो लेट से सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है 5,000 प्लस डिप्रिसिएशन आपने कितना किया 2,400। तो मान लेते हैं कि मेरा जो नेट प्रॉफिट है उसको मैं मान लेता हूँ x। नेट प्रॉफिट जो है वो कितना है x, ठीक। और इसी प्रॉफिट पे तो कमीशन मिलना है ना, कितना 5%। तो ये कितना होगा 0.5x, क्योंकि 5% मिलना है x का 5%। x का 5% का मतलब क्या हुआ 0.5 ही हो रहा ना का 5%, हाँ 0.05, सॉरी 0.05, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा 0.05x 5%, मतलब ये अगर x है इसका 5% कितना होगा 0.05, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इक्वल कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है ये दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। तो आपने एक्सपेंसेस लिख दिया 5,000, 2,400 डिप्रिसिएशन लिख दिया। अब आप मैनेजर कमीशन से लिखो तो मैनेजर कमीशन कितना 0.5x होगा और आपका प्रॉफिट कितना है x इक्वल टू 16,800। होप सो आपको ये इक्वेशन समझ आ रहा हो। ये मेरा एक्सपेंस है, मतलब ये मेरा एक तरह से समझ लो ये मेरा ये है डेबिट साइड का और ये टोटल, क्योंकि मैंने बताया कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट 16,800 है तो 16,800 ये है, तो ये आपको पता है कि ये इसके बराबर होता है, क्योंकि आपको क्या लिखते हैं जो इतना ये अमाउंट होता है उसके बाद इसको भी वही अमाउंट लिखते हैं और फिर ये आप माइनस करते हैं और माइनस करने के बाद जो आता है उसको बैलेंसिंग फिगर मेरा नेट प्रॉफिट, सॉरी हाँ नेट प्रॉफिट आता है, ठीक। तो मैंने क्या किया, जितना भी एक्सपेंसेज है उसको ऐड किया, सन्ड्री एक्सपेंसेस को ऐड किया, डिप्रिसिएशन को ऐड किया, है ना, मैनेजर कमीशन को ऐड किया, प्रॉफिट को ऐड किया, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्यूशंस करते हैं। तो ये सॉल्यूशंस कितना होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1.05x इक्वल टू 16,800 माइनस 2,400, ठीक। तो कितना हुआ 1.05x इक्वल टू 16,800 माइनस 2,400 इक्वल टू कितना आ रहा है 9,400, कितना आ रहा है 9,400। x इक्वल टू कितना होगा 9,400 डिवाइड बाई 1.05, 9,400 डिवाइड बाई 1.05, तो कितना आ रहा है 8,952, कितना आ रहा है 8,952, ठीक। तो 8,952 मेरा क्या निकला x का मतलब प्रॉफिट, मेरा जो प्रॉफिट निकला वो कितना निकला 8,952। अब इस प्रॉफिट पे 8,952 पे मैं 5% क्या दूंगा कमीशन दूंगा। तो 8,952 पे अगर मैं 5% कमीशन दे रहा हूँ तो कितना आ रहा है 447.6, इसको लिख सकते हैं 440, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे फिल करूँ, है ना, यहाँ पे अगर मैं डेटा को फिल करता हूँ, ये डेटा आपका कितना आता है, ये आ रहा है 8,952, मेरा 8,952 और ये कितना आएगा, ये आएगा अप्रॉक्स 448। एक बार ऐड करके देख लो 448। तो अगर आप इसको ऐड करते हो, है ना 448, अगर इसको आप ऐड करोगे तो वो आ जाएगा आपका 16,800। तो 5,000 प्लस 2,400 प्लस 8,952, सॉरी 5,000 प्लस 2,400 प्लस 8,952 प्लस 448 आ जा रहा है आपका 16,000। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर फार्मूला आप कहाँ कैसे डिस्क्राइब किए हैं, कहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं। तो मैंने अभी फार्मूला डिस्क्राइब नहीं किया, मैंने आपको बताया कि कितना अमाउंट निकल के आया। अब मैं आपका फार्मूला डिस्क्राइब करता हूँ। मैंने बोला आप कैसे लिख सकते हैं 5,000 प्लस 2,400 प्लस अब 0.05, इसको आप लिख सकते हैं कितना है
तो सबसे पहले x लिख लो, प्रॉफिट ये मेरा प्रॉफिट है, और प्लस आप इसको लिख सकते हैं 5x डिवाइड बाई, मतलब ये मेरा क्या है x, और ये किस पे कितना है 5% है, तो 5% को ऐसे लिख सकते हैं 5x डिवाइड बाई 100। एक बार आप करके देख लो, ये मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट पे 5%, तो x पे 5% लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना 5x, समझ में आ रहा है ना। तो यही चीज़ मैंने किया है, 5000 मेरा सन्ड्री एक्सपेंसेस था, डिप्रिसिएशन था, ये मेरा प्रॉफिट है, और उस पर 5% मेरा कमीशन है, इक्वल टू 16,800। होप सो क्लियर है। अब इसको आप सोल्व करो, ठीक है, इसको आप सोल्व करो तो ये कितना होगा 7400 प्लस ये कितना आएगा, तो ये आप सोल्व करके देखो तो 100, ये आएगा 100x प्लस 5x इक्वल टू 16,800। ठीक, तो इसको सोल्व करो, 100x प्लस 5x मतलब 105x डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 16,800। क्लियर है। तो अगर मैं x की बात करूं 16,800 माइनस कितना जाएगा 2400। ठीक, तो अगर मैं 105x डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 16,800 माइनस 2400 इक्वल टू 9400, x इक्वल टू 9400 मल्टीप्लाई बाई 100, ये कि ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, है ना। तो x इक्वल टू 9400 इंटू 100 डिवाइड बाई 105। x मेरा क्या है, x मेरा तो प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट आया, ये क्या आया प्रॉफिट। ठीक, अब प्रॉफिट पे कमीशन कितना था, तो मैनेजर कमीशन इक्वल टू x पे प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट मेरा कितना है 9400 इंटू 100 डिवाइड बाई 105 इंटू कमीशन कितना था, इस प्रॉफिट पे कमीशन था 5%, तो 5 को ऐसे लिख सकते 5% को। तो देखो मैंने क्या बताया था, देखो कट गया, तो मैंने बताया था कि नेट प्रॉफिट इक्वल टू मतलब मैनेजर कमीशन को नेट प्रॉफिट इंटू रेट आपका कितना था 5% और डिवाइड बाई 100 और प्लस रेट, तो यही तो आया ना। देख लो कि नेट प्रॉफिट कितना आया आपका, तो फॉर्मूला क्या बना, नेट प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइड बाई 100 प्लस रेट। देख लो आपका फॉर्मूला वही आया कि नहीं, नेट प्रॉफिट आपका कितना 9400 इंटू 5 डिवाइड बाई 105, क्योंकि ये दोनों तो कट गया, नेट इम्पैक्ट क्या रहती है। इसी टाइप से फॉर्मूला ड्राइव करते हैं कितना आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बट आपको इतना जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप ये फॉर्मूला याद कर लो कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन क्या होता है और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन क्या होता है। लेकिन मेरा काम था समझाना, तो मैंने आपको समझा दिया कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। यही फॉर्मूला आ रहा था ना, आप देख लो 9400 है ना, 9400 इंटू 5 डिवाइड बाई 100। होप सो क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कशन करते हैं, एक कॉन्सेप्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये क्या होता है, तो देखो बहुत सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कंपनी एक बार में क्लेम नहीं करना चाहती। एक बार में क्लेम इसलिए नहीं करना चाहती है क्योंकि उसका बेनिफिट ओवर द लाइफ मिलता है। ओवर द लाइफ का मतलब जैसे मान लेते हैं मैं मशीन खरीदता हूँ, एक कंपनी मशीन खरीदती है लेट से 10 लाख, इसका यूज क्या करता है कंपनी, इसको प्रॉफिट लॉस में चार्ज करती है नहीं, प्रॉफिट लॉस में चार्ज कब कितना करती है ओवर द लाइफ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चार्ज करती है ओवर द लाइफ। ओवर द लाइफ मतलब डिप्रिसिएशन जैसे जैसे क्लेम होता है वैसे वैसे इसको प्रॉफिट लॉस में चार्ज करती है। उसी टाइप से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसा एक्सपेंडिचर होता है जिसको मुझे डेफर्ड करना है, और एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जनरली डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम 3 साल से लेकर के 7 साल के बीच में डेफर्ड कर सकते हैं। 3 साल से लेकर के 7 साल के बीच में डेफर्ड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं कंपनी ने एडवर्टीजमेंट कराया, ठीक, कंपनी ने एडवर्टीजमेंट कराया कितना 10 लाख का। आपको पता है कि इस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट आज नहीं मिलेगा, आपको पता है इस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट आज नहीं मिलेगा, तो कंपनी क्या चाहती है, देखो कंपनी डायरेक्टली चाहे तो पूरा का पूरा प्रॉफिट और लॉस में बुक कर ले, क्योंकि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है तो ठीक है एक बार में बुक कर ले कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कंपनी के पास ऑप्शन है कि इस एक्सपेंसेस को या तो एडवर्टीजमेंट की बात करूँ या फिर मैं बात करता हूँ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इस टाइप के एक्सपेंसेस को कंपनी 3 साल से 7 साल के बीच में इसको राइट ऑफ कर सकती है अगर कंपनी को इनिशियल फेज में प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो, क्योंकि कंपनी अपने आप को प्रॉफिट दिखाएगी, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस अगर दिखा रही है तो कंपनी में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। इसलिए वो चाह रहा है कि मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस हो वो पॉजिटिव आए। तो पॉजिटिव कब आएगा, जब उसका एक्सपेंसेस कम शो होगा, ठीक है। इस सिचुएशंस में अगर आपके क्वेश्चंस में मान लेते लेट से आपके क्वेश्चन जो क्वेश्चन है आपके उसको क्वेश्चन में लिखा हुआ नीचे एडवर्टीजमेंट
एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है, एडवर्टीजमेंट, कितना 10 लाख। और क्वेश्चन में लिखा है कि इस एडवर्टीजमेंट को डेफर्ड करना है। ये एडवर्टीजमेंट क्या है, डेफर्ड करना है, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, डेफर्ड करना है कितना, 3 साल से 5 साल के। लेट से मान लेते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डेफर्ड सच एडवर्टीजमेंट इन 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के लिए क्या करना है, डेफर्ड करना है। तो इसका आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आप तो सबसे पहले आपको पता है एडवर्टीजमेंट क्या है, ट्रेडिंग का एंड प्रॉफिट लॉस का पार्ट है, बट इसको कितने साल में डेफर्ड करना है, 3 साल में राइट ऑफ करना है। तो फर्स्ट ईयर में बैलेंस शीट में आप लिखेंगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से, क्योंकि ये आपने पेमेंट कर चुका है, इसलिए आपका एसेट्स बनेगा। कितना एसेट्स बनेगा, तो 10 लाख डिवाइड बाई 3। ठीक, तो फर्स्ट ईयर में आपने कितना क्लेम कर लिया, 10 लाख डिवाइड बाई 3, मतलब फर्स्ट ईयर में आपने 3,33,333 को राइट ऑफ कर दिया। मतलब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडवर्टीजमेंट को राइट ऑफ कर दिया है 3,33,333। तो बच गया कितना, 10 लाख में से बच गया 6,66,667। ये आपके लिए अभी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस मतलब एसेट्स बना हुआ है। ठीक है ना। तो फर्स्ट ईयर में, ईयर 1 में कंपनी एडवर्टीजमेंट को इतना बुक करेगा और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एज ए बैलेंस शीट में शो होते रहेगा। सेम टू सेम सेकेंड ईयर में यही चीज़ को कंपनी कितना बुक करेगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वही एडवर्टीजमेंट फिर से 3,33,333 बुक करेगा एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और वही बैलेंस शीट में कितना शो होगा, तो बैलेंस शीट में आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होगा कितना, 6,66,666 माइनस 3,333 कितना होगा, 3,33333, मतलब 3,33,333 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस शो होते रहेगा। फिर लास्ट ईयर 3, क्योंकि 3 साल में राइट ऑफ करना था, ईयर 3 में प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना शो होगा, एडवर्टीजमेंट के नाम से 3,33,333, और बैलेंस शीट में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस खत्म हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नील। तो ये कहलाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब उसको क्या करना है, डेफर्ड करना है, ईयर टू ईयर जितना क्वेश्चंस में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मुझे डेफर्ड करना है। होप सो समझ में आ गया। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जनरली क्या होता है, एडवर्टीजमेंट ही होता है, और डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एंड आप बोल सकते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सब क्या है मेरे लिए डेफर्ड रेवेन्यू टाइप का एक्सपेंडिचर है। ठीक, और इसको जो बैलेंस में शो कर रहा हूँ ना, ये मैं शो कर रहा था बैलेंस शीट में क्या, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से, सॉरी जो मैं बैलेंस शीट में शो कर रहा था, क्या शो कर रहा था, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से। ये बैलेंस शीट में क्या कहलाएगा, क्या ये फिक्स एसेट्स कहलाएगा, क्या ये करेंट एसेट्स कहलाएगा, क्या ये नॉन करेंट एसेट्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्या ये इंटेंजिबल एसेट्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा। ये बैलेंस शीट में क्या कहलाता है, फिक्टिशियस एसेट्स। क्या कहलाता है, फिक्टिशियस एसेट्स। एक्चुअली मेरा ये एसेट्स नहीं है, देखो, बट एसेट्स में शो कर दे। तो मेरा फिक्टिशियस एसेट्स का एग्जांपल क्या होगा, तो फिक्टिशियस एसेट्स का एग्जांपल यही एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बोल सकते हो, या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोल सकते हो, या फिर एक्युमुलेटेड लॉसेज बोल सकते हो। ये सब मेरा क्या है, एक्चुअल में एसेट्स नहीं है, बट मुझे एसेट साइड में शो करना पड़ता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है फिक्टिशियस एसेट्स। होप सो क्लियर हो गया होगा। क्लियर है।